Hello everyone, welcome back to another session with Gurukul Academy, your one-stop solution for accounts and economics. आज का जो टॉपिक है हमारा बेस्ड है इकोनॉमिक्स के ऊपर. ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के ऊपर मैंने प्रीवियस एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जहां पे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था. जस्ट अ स्मॉल ब्रीफ मैंने दिया हुआ था. इकोनॉमिक्स कैसे आया, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, सो एंड सो फार. बट माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके हम आगे चलेंगे जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. राइट, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. और ये मेरा वीडियो नंबर 2 हो जाएगा. अभी भी आप वीडियोस को गो थ्रू करेंगे, सीक्वेंस में जाइए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको. ठीक है, अब ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्कोप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझिए. फॉर एग्जाम्पल 10th कंप्लीट करने के बाद में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि विच स्ट्रीम टू गो विथ, यानी आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है. तो जब आप आर्ट्स के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि आर्ट्स लेके हम क्या कर पाएंगे. कॉमर्स अगर लेना है तो कॉमर्स से हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस आप देखते हो. सेम गोज विथ योर साइंस एज वेल, कि अगर साइंस ले लिया तो हम क्या कर पाएंगे इन फ्यूचर में. यानी कि किसी भी एक स्ट्रीम को जब आप देखते हो तो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को जब भी देखते हो, यानी कि स्कोप देखते हो. ये पेरेंट्स पूछते रहेंगे कि कॉमर्स लेगा बंदा तो कॉमर्स लेगा बेटा तो क्या कर पाएगा आगे जाके. जब कभी भी ये वर्ड आता है क्या कर पाएगा आगे जाके, दैट मीन्स कि आप स्कोप के बारे में बात कर रहे हो. यानी जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आया होगा तो उस माइक्रो इकोनॉमिक को यूज करते हुए उससे फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक को यूज करते हुए. ठीक है, उस चीज को हम पढ़ेंगे. दैट इज नोन एज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर देखेंगे तो हमने 3 पार्ट में ब्रॉडली क्लासिफाई किया हुआ है. 3 पार्ट क्या क्या है, 3 हेड्स देखते हैं. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 मेन हेड है. फर्स्ट हेड आता है आपका थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. अब थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसमें 2 चीजें हैं, जरा ध्यान से देखो. पहला नाम दिया हुआ है दैट इज योर प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइसिंग. यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, उस चीज को जब आप ऑब्जर्व करते हो, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, उस वजह से माइक्रो के बेसिस पे आ गया. ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट के अंदर में प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस की बात कर रहा है. अब प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या बोल रहे हैं, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस. अब डिमांड और सप्लाई क्या है, डिमांड कौन करता है, एक इंडिविजुअल डिमांड करता है. यानी कि जैसे आप वैसे भी पढ़ाई तो करते नहीं हो 11th में, जब 11th के एग्जाम्स आएंगे नजदीक तब आपको किस चीज का डिमांड आने वाला है, बुक का डिमांड आएगा. राइट, दैट मीन्स आप कौन हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप जो डिमांड कर रहे हो. डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, जिसको उस चीज का रिक्वायरमेंट है. जैसे आपको 11th का रिक्वायरमेंट, 11th में आप जाओगे, 11th का बुक्स आपको रिक्वायर्ड रहेगा. दैट मीन्स आपके लिए क्या है, वो डिमांड आया है किस चीज का, बुक का. तो डिमांड कौन करता है, जिसको उस चीज का रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट जिसको रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर. तो यहाँ पे डिमांड एनालिसिस जब भी होगा, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, कंज्यूमर की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे, कंज्यूमर की बात करेंगे. और सप्लाई एनालिसिस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सप्लाई को एनालाइज करने की बात कर रहा है. यहाँ पे डिमांड को एनालाइज करने की बात कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली बोलूं तो कंज्यूमर को एनालाइज करने की बात कर रहा है. यहाँ सप्लाई एनालिसिस की बात कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो बिजनेस जो कर रहा है, यानी जो प्रोडक्शन कर रहा होगा तो उसको एनालाइज करने की बात कर रहा है. समझ में आया, यानी सप्लाई मीन्स सप्लाई कौन कर रहा है, बिजनेसमैन, सप्लायर. राइट, तो सप्लाई एनालिसिस जब भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां पे हम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं उसको एनालाइज करने की बात करेंगे. तो दैट कम्स अंडर योर सप्लाई एनालिसिस. जब इन दोनों को मिलाते हो तो प्रोडक्ट प्राइसिंग बनता है. अब कैसे बनता है ये समझिए. द रीजन बिहाइंड, एक सप्लायर को अगर ऑब्जर्व करोगे, फॉर एग्जाम्पल समझो ये मार्कर का प्रोड्यूसर है. ठीक है, मार्कर प्रोड्यूस करने वाले को अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर उसको मैंने पूछा ये मार्कर कितने में बेचोगे, ही वुड बी वन ऑफ दोस हु वुड से कि मेरा बस चलेगा तो ये एक मार्कर बेच के ही मैं करोड़पति बन जाऊं. राइट, क्या आप लोग खरीदने वाले हो, नहीं. सप्लायर के पास अगर मैं गया और सप्लायर को पूछा कि ये मार्कर कितने में खरीदोगे, ही वुड बी वन ऑफ दोस, वो बोलेगा मेरा बस चले तो मैं फ्री में ही ले लूं. राइट, यानी कि इन दोनों के प्रोस्पेक्टस को समझना इज नोन एज थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. यानी कि
ये हजार करोड़ों में बेचने की बात कर रहा है, नॉट पॉसिबल। ये फ्री में लेने की बात कर रहा है, नहीं पॉसिबल। तो आप आप मार्केट के अंदर में किस रेंज पे बेच सकते हो, आप मार्केट में किस भाव पे खरीद सकते हो, इन दोनों चीज को एनालाइज किया है। दैट इज नोन एज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस का एनालाइज कर लिया। और प्रोडक्ट के प्राइस को एनालाइज कैसे हो रहा है, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हुए और एक सप्लायर के बिहेवियर को समझते हुए। जब इन दोनों को कंसोलिडेट करोगे तो प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी क्या होता है, इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्स कौन सा मार्केट फोर्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड कौन करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर या सप्लायर, जो बोलना है मुझे मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो बिहेवियर दोनों का स्टडी करने पे हम प्रोडक्ट के प्राइस को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस पता करना है कि ये मार्केट में कितने भाव में बिक सकता है। मैं 1 करोड़ बोलूंगा तो नहीं बिक रहा, सामने वाला फ्री में बोलेगा तो नहीं मिल रहा, बट ऑब्वियस है। तो कितने भाव पे मिलेगा, कितने भाव पे बिकेगा, इस चीज को एनालाइज करना इज नोन एज प्रोडक्ट प्राइस को एनालाइज करना। समझ में आया। दूसरी तरफ मूव करते हैं। दिस इज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग क्या है, फैक्टर प्राइसिंग का मतलब समझिए, दिस इज रिलेटेड टू योर सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। अब सबसे पहले यूनिवर्सल चीज को याद रखो कि किसी भी बिजनेसमैन को, क्योंकि प्रोड्यूस कौन करने वाला है, यानी प्रोडक्ट कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर। और एक प्रोड्यूसर इन सारी चीजों के बिना कभी भी बिजनेस रन नहीं कर सकता है। तो ये चीजें हैं जो फैक्टर बनती है, यानी ये सारी चीजें हैं जिसके बिना प्रोडक्शन अधूरा है। यानी कि मुझे जमीन लगेगा, जमीन नहीं है तो मैं हवा में प्रोडक्शन तो नहीं करूंगा। मुझे मजदूर लगेंगे, मजदूर नहीं है तो भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो रहा है। मेरे पास कैपिटल चाहिए, कैपिटल नहीं है तो भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और बिजनेसमैन ही नहीं रहेंगे तो प्रोड्यूस कौन करेगा, समझ में। यानी ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बिना प्रोडक्शन अधूरा है। थियरी ऑफ फैक्टर प्रोड्यूसिंग। अब थियरी ऑफ फैक्टर प्रोड्यूसिंग मतलब समझो ना कि प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। और इनको जो रिटर्न्स दिया जाता है ना, उस रिटर्न्स को हम बोला जाता है प्राइसिंग। यानी कि ये फैक्टर्स को यूज करने के लिए कितना प्राइस देने को आएगा, ये फैक्टर्स को यूज करने के लिए कितना प्राइस देने को आएगा। अगर मैंने जमीन यूज किया है तो उसके लिए रेंट कितना पे करूंगा। अब ये याद रखने का जरूरत, अगर आपके पास जमीन पड़ा है, पापा क्या बोलेंगे या पेरेंट्स आपके क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं रेंट पे उठा देते हैं। रेंट वर्ड यूज किया, क्या उन्होंने इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं, नहीं, बट तो भी उनको मालूम है रेंट किसके बेसिस पे मिल रहा है आपको, जमीन के लिए। ठीक है, कोई लेबर है, लेबर अभी स्किल्ड अनस्किल्ड वो सब चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। लेबर मतलब मजदूर। ठीक है, मजदूर जब भी काम पे जाएगा तो वो क्या पूछेगा, मालिक मजदूरी कितनी मिलेगी। दैट इज नोन एज प्राइसिंग, दैट इज नोन एज रिटर्न्स ऑल्सो, रिटर्न्स ऑल्सो। तो लेबर को रिटर्न में क्या मिल रहा है, वेजेस, मजदूरी। कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या है दूसरे लैंग्वेज में, यानी आपके पास में पैसे पड़े हुए हैं, पैसे रख के क्या अचार डालोगे। अगर वो पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, यानी कहीं बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में लगाओगे तो आप क्या बोलोगे, या अगर आपने बिजनेस में पैसे लगा दिए तो सामने वाले से आप क्या पूछोगे, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं, तू मेरे को रिटर्न कितना ब्याज देगा, क्या पूछने वाले हो, ब्याज देगा। तो दैट इज नोन एज कैपिटल के पीछे क्या एक्सपेक्टेशंस रहता है, दैट इज इंग्लिश में इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, यानी एक ओनर ऑफ द बिजनेस। एक ओनर बिजनेस क्यों करता है, टाइम पास के लिए नहीं, क्यों, उसको क्या करना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाना है मतलब क्या, जाके नौकरी करो, नहीं, लेकिन बिजनेस क्यों कर रहा है, टू अर्न प्रॉफिट। तो इसका रिटर्न क्या रहने वाला है, प्रॉफिट। यानी थियरी ऑफ फैक्टर्स, और फैक्टर्स क्या है आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इनका प्राइसिंग जब कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज, इनको रिटर्न्स जो देना है, दैट इज नोन एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये दो होप्स को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज स्कोप। थर्ड पार्ट में क्या है,
थियोरी ऑफ इकोनॉमिकल वेलफेयर। अब ये वर्ड समझो, सब में देखो थियोरी थियोरी दिया, यानी इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, इससे बेसिस पे जो थियोरी हो, किसके बेसिस की थियोरी बात कर रहा है, जो मैंने हेडिंग्स बना के दिया आपको उसके बारे में। थर्ड पे देखेंगे, थर्ड में क्या बोल रहा है, दैट इज इकोनॉमिकल, और दूसरा वर्ड यूज किया वेलफेयर। और मैंने आपको पहले ही बोला था इकोनॉमी वर्ड जब भी आएगा दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मनी, और वेलफेयर वर्ड आया, वेलफेयर मतलब क्या, यानी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स की बात कर रहा है। और किसके बेनिफिट की बात कर रहे रहेंगे हम लोग, माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं ना। माइक्रो मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल बायर और एक इंडिविजुअल सप्लायर, इनके बेनिफिट्स की बात करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एग्जांपल में ये थोड़ा सा डिस्कस कर ही दिया है, थोड़ा पिक्चर क्लियर करेंगे। क्या बोला है, दैट एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंट का मतलब क्या हो रहा है, जहां पे मैं बोल रहा हूं अगर मैंने एक मशीन यूज किया है तो वो मुझे 10 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है, ऑन द सेम टाइम पे मैंने सेम तरीके का मशीनरी यूज किया है बट वो एडवांस है, राइट, तो वो मुझे 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो किसका कैपेसिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन ज्यादा बेहतर तरीके में आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, राइट, तो उस चीज को एफिशिएंसी बोलेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, देखो फिर से प्रोडक्शन वर्ड आ गया, तो प्रोडक्शन वर्ड जब भी आएगा तो सीधा क्लिक होना चाहिए कि सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। ठीक है, तो सप्लायर के लिए एफिशिएंसी कब होगा, जब उसका इनपुट कम से कम हो, यानी 2 रुपए लगाना पड़े बिजनेस में और 100 रुपए कमाने को मिले, दैट वुड बी नोन एज एफिशिएंसी। ऐसा तो नहीं ना कि 100 रुपए लगा रहा है और बेचारा 2 रुपए कमा रहा है, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी का नहीं। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जहां पे उसका मिनिमम क्या कर रहा है, मिनिमम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है और मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहा है, जहां पे 2 रुपए लगा रहा है 100 रुपए कमा रहा है, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। ठीक है, तो मिनिमम रिसोर्सेज को लगाते हुए मैक्सिमम आउटपुट जब गेन करते हो दैट इज नोन एज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। कंजम्पशन, कंजम्पशन जब भी वर्ड आएगा तो बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बायर का कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा या एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, कि कम से कम रुपया देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज या ज्यादा से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज यूटिलाइज करने को मिले। समझ में आया, तो उसका एफिशिएंसी ये है। तो एफिशिएंसी फॉर कंजम्पशन, कंज्यूमर का मेन क्या रहेगा, दैट गुड्स एंड सर्विसेज एट लोवेस्ट प्राइस मिलना चाहिए और जब चाहिए तब मिलना चाहिए। ठीक है, टू दी, ठीक है, लोवेस्ट प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज और सप्लाई टू दी सोसाइटी, मतलब समझ में, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज उनको लोवेस्ट प्राइस पे मिलना चाहिए, विच कुड सपोर्ट या विच कुड बेनिफिट या विच वुड प्रोवाइड सम गेन्स टू हुम, टू दी सोसाइटी। समझ में आया, तो जब कभी भी एफिशिएंसी इन कंज्यूमर की बात करोगे तो मेरे पॉकेट से 1 रुपया जाके मुझे 10 रुपए का बेनिफिट मिलना चाहिए, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा, दैट इज नोन एज कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया। और दूसरा ओवरऑल इकोनॉमिकल एफिशिएंसी। इकोनॉमिकल मतलब देखो यहां पे भी मॉनेटरी टर्म्स पे ही बात कर रहे थे हम, यहां पे भी मॉनेटरी टर्म्स पे ही बात कर रहे थे, तो इकोनॉमी वर्ड हो गया। ओवरऑल का मतलब क्या है, यहां पे मैंने ऑलरेडी बताया, एक जहां पे आपका बायर की बात कर रहे हैं और दूसरा सप्लायर की बात कर रहे हैं। ओवरऑल में बायर और सप्लायर आ गए, और एफिशिएंसी मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट या मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम गेन्स जो आपको मिल रहा है, दैट इज नोन एज ओवरऑल एफिशिएंसी। यानी ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जहां पे इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली दैट इज योर थर्ड पॉइंट कवर होगा, दैट इज योर ओवरऑल एफिशिएंसी। समझ में आया। यानी किसी भी इंडिविजुअल को देखोगे तो हमेशा यही चाहता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो मिनिमम रिसोर्सेज या मिनिमम इनपुट के साथ में होना चाहिए, और अगर कोई कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर उस चीज को कंज्यूम कर रहा है तो उसका मेन फोकस क्या रहेगा कि मिनिमम पैसा मेरे पास से जाए और मैक्सिमम रिटर्न्स मुझको आए। ठीक है, तो स्कोप मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया। स्कोप में क्या है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर में क्या है, थियरी ऑफ डिमांड और थियरी ऑफ सप्लाई। दूसरा क्या है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर्स क्या है, जिसके बिना प्रोडक्शन अधूरा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उनके रिटर्न्स की बात करेंगे, दैट इज नोन एज प्राइसिंग या तो रिटर्न्स जिसकी बात करेंगे। लैंड को क्या मिलता है, आप लैंड जमीन किसी को भी दोगे तो क्या मिलेगा, भाड़ा, दैट इज नोन एज रेंट। लेबर, मजदूर क्या मांगेगा, मजदूरी, दैट इज नोन एज वेजेस। कैपिटल, इंटरेस्ट, और लास्ट में क्या बच रहा है, एंटरप्रेन्योर, दैट इज नोन एज प्रॉफिट। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद एफिशिएंसी इन इकोनॉमिकल वेलफेयर बात किया, दैट इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिकल वेलफेयर। इकोनॉमिकल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो या तो कोई बायर होगा या तो कोई सप्लायर होगा, दूसरी लैंग्वेज में बोले तो या तो कोई कंज्यूमर होगा या तो कोई सप्लायर होगा।
तो एफिशिएंसी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज नोन एज सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज ऑल्सो नोन एज बायर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप चाहोगे 2 रुपए लगा के 100 रुपए आना चाहिए। अगर आप कंज्यूमर हो तो आप क्या चाहोगे कि 2 रुपए लगा के 100 रुपए का माल आना चाहिए, आप भी वही चाहोगे, समझ में आया? तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो हमको कंट्री के अंदर में या सोसाइटी के अंदर में ओवरऑल एफिशिएंसी अचीव होगा। ठीक है, आज का वीडियो शॉर्ट इतना ही। होप सो आप ये वीडियो को गो थ्रू करें, एंजॉय की, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और डेफिनेटली अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में मेंशन कीजिए, और किस किस टॉपिक्स पे मैं बना सकता हूँ, आप लोगों को किस किस टॉपिक्स का रिक्वायरमेंट है वो भी आप मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन इट। ठीक है, एंड डू शेयर द वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।